Brought to you by American Pistachios. नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज हम इस देश के 3 सत्य आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। 3 घटनाएं हैं जो बताती हैं कि कानून को लेकर हमारी समझ कितनी है, आम और ख़ास लोग कानून का आदर कितना करते हैं, या जब ताकत मिलती है तो उसे अपने हिसाब से तोड़ने मरोड़ने की किस तरह से कोशिश करते हैं। पहला वीडियो देखिए। ये वीडियो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का है। आज सुबह गाजियाबाद के पास गलत दिशा से आ रही एक बस और एक टीयूवी कार में टक्कर हो गई। हादसे में कार में सवार परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई और 8 साल का एक बच्चा घायल। वीडियो से साफ नजर आ रहा है कि बस एक्सप्रेस वे पे रॉन्ग साइड पर आ रही थी और सबसे तेज जो लेन होती है, ओवरटेक वाली लेन होती है, उस पर आ रही थी। कार सवार बचने के लिए अपनी गाड़ी को बाईं तरफ मोड़ता है, लेकिन बस का ड्राइवर भी गाड़ी को दाईं ओर मोड़ देता है और फिर भीषण टक्कर होती है। 6 लोगों की मौत बताती है कि टक्कर कितनी भयानक थी। पर कुछ सवाल भी हैं। हम लोग सोशल मीडिया पर आजकल दिन रात इस तरह के हादसे की वीडियो देखते हैं, पर सवाल ये है कि हमारे देश में ड्राइविंग को लेकर और सड़क की डिज़ाइन को लेकर क्या कानून है। ये जो ड्राइवर होगा, क्या इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था और इसको ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिला? बाकायदा ट्रैफिक के सब सेंस हासिल करके मिला या किसी दलाल को पकड़कर मिला? अगर मिला तो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठा व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस का धारक हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि ड्राइविंग लाइसेंस का धारक हर व्यक्ति ये जानता हो कि सड़क पर गाड़ी चलाने के नियम कायदे क्या हैं। जो 6 लोग मर गए, उनकी ज़िंदगी अब रिवर्स नहीं हो सकती, पर जो जीवित हैं वो ये विचार करें कि ये कानून, बुनियादी सा कानून, स्कूल में बच्चों को सिखाए जाने वाला कानून कि हिंदुस्तान में बाईं तरफ चलना होता है और रॉन्ग साइड पर नहीं चलना होता है, ये कब हमें समझ में आएगा? देश में ट्रॉमा को लेकर, देश में सड़कों की सेफ्टी को लेकर बहुत बात होती है, लेकिन असर और अमल नहीं दिख रहा है। इस पर विद्वानों से बात की हमने। ये जो दुर्घटना आज हुई है जिसमें कि 6 लोगों की मृत्यु हुई है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे, इसको हम रॉन्ग साइड ड्राइविंग एक्सीडेंट बोलते हैं या कॉन्ट्रा ड्राइविंग एक्सीडेंट बोलते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है ऐसा जिसमें कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से इनोसेंट लोगों की जान गई हो। पिछले 5 साल में करीब 45,000 लोगों की मृत्यु हुई है सिर्फ रॉन्ग साइड ड्राइविंग या कॉन्ट्रा ड्राइविंग की वजह से। अब अगर हम बात करें कि इसको हम रोके कैसे, तो इसमें 2 चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी ज़रूरी है। पहला तो है कि हमारा इसमें क्या रोल है। अगर आपको आज की ये वीडियो देखकर आक्रोश नहीं हुआ है तो मैं बहुत सरप्राइज हूँगा। तो आप एक जो ये काम कर सकते हैं कि अगर आप अपने किसी मित्र को, अपने किसी बंधु को रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हुए देखें या उनको आपको पता है कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं वो, तो उनको प्लीज़ रोकिए, अपने परिवार में बात कीजिए इस दुर्घटना के बारे में, उनको आज का वीडियो दिखाइए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो एनफोर्समेंट है हमारे एक्सप्रेसवेज पे, हमारी हाई स्पीड हाईवेज पे, उसको ठीक होना, उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। ये जो ड्राइवर है वो करीब 8 किलोमीटर तक रॉन्ग डायरेक्शन में ड्राइव कर पाया, वो भी फास्ट लेन में। तो ऐसी गाड़ियों को रोकना, उन्हें इम्पाउंड करना कंपल्सरीली, उनको आईपीसी धाराओं के अंडर रजिस्टर करना केस उनके अगेंस्ट इन एडिशन टू मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट, ये बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और कर सकते हैं अगर हम फ्यूचरिस्टिकली सोचें तो, कि आजकल ऐसे डिवाइसेस आते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज आती हैं जो कि जब गाड़ी रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रही हो तो उसमें अलर्ट करती है वो ड्राइवर को कि वो ऐसा काम ना करे। और कुछ फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग सिस्टम्स भी होते हैं जो कि हमारी गाड़ियों में लग सकते हैं कि अगर कोई और रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहा हो तो हमारी उनसे टक्कर ना हो, उससे रिलेटेड कुछ टेक्नोलॉजीज आती हैं। लेकिन एनफोर्समेंट का एक बड़ा रोल है इसमें, और आज की जो दुखद दुर्घटना है वो शायद रुक जाती अगर इस बस को पहले ही रोक दिया जाता है या उसको एक्सप्रेसवे पे रॉन्ग साइड ड्राइविंग अलाउ नहीं की जाती। तो एक वीडियो और है, ये भी देखिए। ये वंदे भारत ट्रेन है, देश में इस समय चलने वाली
संसाधनों के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे शानदार ट्रेन। गोरखपुर से लखनऊ की ओर जा रही वंदे भारत पर पत्थर फेंके गए, खिड़कियों को नुकसान हुआ। अचानक हुए पथराव से कोच में बैठे यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना में किसी यात्री को गनीमत है कि चोट नहीं आई। ये 10-11 जुलाई की दरमियानी रात की बात है। वंदे भारत में हुए पथराव के बाद जांच हुई। पता चला कि 9 जुलाई को वंदे भारत की चपेट में आने से 6 बकरियों की मौत हो गई। इस बात से गुस्साए बकरी मालिक मुन्नू पासवान और उसके बेटों ने वंदे भारत पर पत्थरबाजी कर दी। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया। किसान के लिए ढोर जानवरों का मरना दुख का विषय और वित्तीय नुकसान का भी, लेकिन क्या इसके लिए पटरी पर दौड़ रही गाड़ी पर पत्थर चलाए जा सकते हैं? कानून है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये पूछा ही जाएगा कि चलती ट्रेन पर पत्थर न मारने का भी कानून बनाना पड़ जाए तो हम कहाँ जा रहे हैं? सवाल बहुत से पूछे जा सकते हैं कि हमारी ट्रेन की पटरियों की दोनों तरफ इस तरह की सुरक्षा बाड़ क्यों नहीं लगाई जा सकती जिससे मवेशी उस पर न जाएं, या क्यों ना हम अपने देश के जितने भी दुधारू पशु हैं उनके इंश्योरेंस की एक बेहतर व्यवस्था कर पाएँ। और नागरिक के तौर पर हम सबको, कोई स्कूल गया हो ना गया हो, किसी भी जाति वर्ग का हो, आय वर्ग का हो, समाज वर्ग का हो, इतना तो पता होना चाहिए कि ट्रेन पर पत्थर मारने से कुछ भी हासिल नहीं होता, और जो होता है तो जेल की हवा हासिल होती है। कितनी बुनियादी चीज़ है। बस रॉन्ग साइड पर चल रही है, स्पीड ट्रेन पे चल रही है। ट्रेन जो सबसे अच्छी है उस पर पत्थर मार के गुस्सा उतारा जा रहा है क्योंकि बकरियां मर गई हैं। अब तीसरे मामले पर आते हैं। ये ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देश में कानून है जिसकी रखवाली करती है आला अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट। इस अदालत के फैसले के खिलाफ जाते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने एक कानून बनाया ताकि एक अधिकारी को ईडी के दफ्तर में बनाए रख सके। अब कोर्ट ने कह दिया है कि गलत हुआ। पूरा मामला क्या है, विस्तार से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्र को लगातार मिले कार्यकाल विस्तार को अवैध बताया। कोर्ट ने कहा कि मिश्र का कार्यकाल विस्तार सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले का उल्लंघन है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि संजय मिश्र 31 जुलाई 2023 तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। वैसे नरेंद्र मोदी सरकार के लिए राहत वाली बात है कि जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने कार्यकाल विस्तार के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में किए गए बदलावों को सही ठहरा दिया। तो ये कह सकते हैं कि मुकाबला एक पर छूटा। लेकिन इस मामले की तह में उतरेंगे तो आप ऐसे कई सवालों से दो चार होंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। मिसाल के लिए, क्या किसी संस्था में एक व्यक्ति की मौजूदगी इतनी ज़रूरी हो सकती है कि उसी को बार बार सेवा विस्तार दिया जाए 180 डिग्री का कोण बनाते हुए? इससे ठीक उलट सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्या चुनी हुई सरकार अपनी पसंद के अधिकारी भी नियुक्त नहीं कर सकती? फिर ये सवाल भी है कि जनमत से मिली ताकत और संविधान में निहित चेक्स एंड बैलेंसेस की व्यवस्था के बीच संतुलन कहाँ खोजा जाएगा? सरकार की जिम्मेदारी कैसे तय होगी? हम ये भारी भरकम सवाल क्यों उछाल रहे हैं, समझने के लिए आपको घटनाक्रम और उनका संदर्भ जानना होगा। दर्शक जानते हैं, संजय मिश्र नवंबर 2018 में ईडी चीफ बने। इसके बाद उन्हें 3 बार एक्सटेंशन मिला, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से साफ कहा था कि ऐसा ना किया जाए। संजय मिश्र का पहला कार्यकाल नवंबर 2020 में खत्म होने वाला था, लेकिन सरकार ने संजय मिश्र के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया। केंद्र सरकार ने 13 नवंबर 2020 को एक आदेश जारी किया जिसमें बताया गया कि राष्ट्रपति ने 2018 के आदेश में बदलाव को मंजूरी दी, जिससे 2 साल का कार्यकाल 3 साल का हो गया। सरकार के इस फैसले को NGO कॉमन कॉज ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। इसमें संजय मिश्र को मिले पहले एक्सटेंशन को बरकरार रखा, पर साफ कहा कि मिश्र को अब इस पद पर कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। तब कोर्ट ने यह भी कहा था कि एक्सटेंशन बेहद कम समय के लिए अपवाद स्वरूप या इमरजेंसी की स्थिति में ही दिया जाए। कोर्ट के फैसले के बावजूद सरकार ने संजय मिश्र को 2 और एक्सटेंशन दिए। आप पूछेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तो कानून की हैसियत रखता है, तब एक्सटेंशन कैसे मिल गया? तो जवाब यह है कि सरकार ने भी कानून का जवाब कानून से दिया। नवंबर 2021 में केंद्र सरकार सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में बदलाव के लिए एक अध्यादेश लेकर आई। 2021 के शीत सत्र में 2 कानूनों में बदलाव हुए। पहला, दिल्ली स्पेशल पुलिस स्थापना संशोधन एक्ट 2021 और दूसरा केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन एक्ट 2021। पहला कानून CBI के डायरेक्टर से जुड़ा, दूसरा ED के डायरेक्टर से। इन दोनों बिलों के पास होने के बाद सरकार को अधिकार मिल गया कि वो CBI और ED के निदेशकों के कार्यकाल को एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है, जब तक पद पर बैठे व्यक्ति की कार्यकाल की अवधि 5 साल न हो जाए। इसके पहले तक इन पदों के कार्यकाल की सीमा 2 बरस की थी। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद मिश्र को एक्सटेंशन देने का कानूनी रास्ता खुल गया।
सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों को भी चुनौती दी गई, कई याचिकाएं डाली गईं। एक याचिकाकर्ता के वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि ईडी एक ऐसी संस्था है जो देश और हर राज्य के सभी तरह के मामलों की जांच कर रही है, ऐसे में इसको स्वतंत्र होना चाहिए। वहीं एनजीओ कॉमन कॉज की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि ईडी पिछले कुछ वर्षों में सीबीआई की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली हो गई है और विभाग में 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ चल रहे हैं। ऐसे में ईडी निदेशक के कार्यकाल का विस्तार एजेंसी की स्वतंत्रता से समझौता करने जैसा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथ को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था। इसे हिंदी में कहा जाता है न्याय मित्र। ये किसी खास मामले के न्यायिक पक्षों को समझने में अदालत की मदद करता है। फरवरी 2023 में विश्वनाथन ने कहा कि संजय मिश्र को मिला तीसरा एक्सटेंशन और 2021 में आया केंद्र का अध्यादेश जिसके तहत एक्सटेंशन दिए गए दोनों गैर कानूनी हैं। सरकार ने बचाव में क्या दलील दी? 9 मई 2023 को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी सुनवाई की। केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने एक्सटेंशन के फैसले का बचाव किया। मेहता ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा था कि संजय मिश्र किसी राज्य के डीजीपी नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे अधिकारी हैं जो संयुक्त राष्ट्र में भी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जांच की निगरानी कर रहे और निदेशक पद पर उनका बने रहना देश हित में जरूरी था। साथ ही FATF की समीक्षा हो रही है, ऐसे में कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना भी जरूरी है। हालांकि नवंबर 2023 के बाद उन्हें सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने पूछा था कि जब साल 2021 में कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया था, उस समय FATF समीक्षा की बात क्यों नहीं बताई गई? नरेंद्र मोदी सरकार को इसके बारे में कब पता चला? इसका जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि साल 2019 में ही सरकार को इसके बारे में पता था और कोर्ट को भी इसकी जानकारी दी गई थी। इस पर कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा था कि अगर एक आदमी विभाग में नहीं रहा तो क्या पूरा डिपार्टमेंट ही काम करना बंद कर देगा? हालांकि सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज इसे जारी किया गया। फैसला आने के बाद याचिकाकर्ताओं के वकील ने जो कहा वो सुनिए। इसका ये जो जजमेंट है एक ऐतिहासिक जजमेंट है और जिस तरीके से जो दोनों एक्सटेंशन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो दोनों एक्सटेंशन ऑर्डर दिए गए हैं उन दोनों जजमेंट को इलीगल डिक्लेयर किया, तो एक वाकई में एक हिस्टोरिकल स्टेप कह सकते हैं हम। जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां भी आरोप लगा रही थी कि जो ईडी है वो एक बायस तरीके से काम कर रहा है, सिर्फ अपोजिट लीडर्स पे या अपोजिट पार्टियों पे भी सिर्फ रेड कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इस जजमेंट के कारण वो आक्षेप पूरे होते हैं। एक्चुअली जो संजय मिश्रा जी हैं वो कैरी नहीं करते हैं, एलिजिबिलिटी नहीं है उनको ईडी डायरेक्टर की पोस्ट के लेके, क्योंकि जो मिनिमम क्राइटेरिया है असिस्टेंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी ही ईडी डायरेक्टर बन सकता है। वो कभी असिस्टेंट सेक्रेटरी नहीं रहे। 2020 में उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, 2018 में, 2020 मई में उनका सुपरविजन था, पर उसके पहले ही उनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया। अपॉइंटमेंट को लेके और एक्सटेंशन को लेके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हुई। पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि वी आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब द अपॉइंटमेंट एंड एक्सटेंशन, बट टेन्योर इज वेरी लिमिटेड, तो हम इसको अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे और सिर्फ इतना कहेंगे कि जो एक्सटेंशन है रेयर ऑफ द रेयर केसेस में देना चाहिए, और चूंकि इनका अपॉइंटमेंट लिमिटेड है तो इनको फर्दर कंटिन्यू, पर इनके लिए फर्दर एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता है और न देना पड़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो कुछ कहा उसके निहितार्थ समझने के लिए चलते हैं कानून के जानकारों के पास। क्या हुआ जब 2021 की जजमेंट आई तो उसको गवर्नमेंट ने डील करने के लिए कि वहां पे एक डायरेक्शन इश्यू हुई थी कि आप फर्दर एक्सटेंशन को मत होल्ड करिएगा, तो गवर्नमेंट 2 तरह का ऑर्डिनेंस लेकर आई जिन्होंने अमेंडमेंट करा। एक हमारा सेंट्रल विजिलेंस एक्ट के अंदर उन्होंने अमेंडमेंट करी और साथ में दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर उन्होंने अमेंडमेंट करी। उस अमेंडमेंट को ऑर्डिनेंस के रूप में उन्होंने उसको चेंज करा और चेंज में करके उन्होंने एक स्कोप बना दिया कि एक्सटेंशन दी जा सकती है जहां पे इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट हो और जहां पे रिक्वायरमेंट हो। अब आज ये जब इश्यूज गए, जब इस एक्सटेंशन को भी चैलेंज किया गया तो सामने 2 इश्यूज थे कोर्ट के पास कि ये जो अमेंडमेंट की गई है एक्ट्स के अंदर ये वैलिड है कि नहीं वैलिड है, और उस अमेंडमेंट की आड़ में जो उनको एक्सटेंशन दी गई है वो वैलिड है कि नहीं वैलिड है। 2 इश्यूज थे कोर्ट के पास। तो कोर्ट ने पहले इशू में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट करी थी उसको जस्टिफाई करा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, ऑर्डिनेंस के शेप में या किसी भी शेप में उसको अमेंडमेंट कर सकती है। बट कोर्ट ने ये क्वेश्चन करा कि 2021 में कॉमन कॉज की जो जजमेंट आई थी उसके बाद मिस्टर मिश्रा की जो कंटिन्यूएशन थी या उनको सुपर एनुएशन के बाद भी आप एक्सटेंड कर रहे हैं वो वैलिड नहीं है, इसलिए कोर्ट ने उसको इनवैलिड दिया गया कि ये वैलिड नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी डायरेक्शन दी है और अगर आप इस तरह के ऑर्डर्स लाएंगे तो आप जुडिशियल ओवररीच कर रहे हैं। तो उन्होंने उसके लिए उन्होंने डिक्लाइन करा और अल्टीमेटली ताकि स्मूथली पावर ट्रांसफर हो जाए तो एक ब्रीथिंग टाइम दे दिया 31 जुलाई तक का कि 31 जुलाई तक ही हैज टू वेकेट हिज सीट और नई अपॉइंटमेंट हो।
सवाल ये भी है कि अब आगे क्या होगा, सरकार और संजय मिश्र के पास क्या विकल्प हैं। अब सरकार के पास दो हैं कि या तो इस जजमेंट को रिस्पेक्ट करे और 31 जुलाई तक मिस्टर मिश्रा वकेट करें और नए ईडी के डायरेक्टर अपॉइंट हो। दूसरा, सरकार के पास एक पावर है जो जुडिशियल पावर है, आर्टिकल 137 को इन्वोक करके रिव्यू की कोशिश करें कि इस ऑर्डर की रिव्यू मांगे कि ये चीजें छूट गई हैं, ये वाली चीजें कंसिडर नहीं करी गई हैं कोर्ट ने, और दीज आर द इश्यूज जिसके कारण हमने एक्सटेंशन दी थी और ये जस्टिफाइड इश्यूज हैं, इसके कारण ये जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू का स्कोप बड़ा कम होता है और अब बाकी कोर्ट के ऊपर है कि रिव्यू करे कि ना करे, और जो ग्राउंड्स लिए हैं वो बेसिस हो रिव्यू के लायक हो भी कि ना हो, वो एक इशू है। तो सरकार के पास दो ही स्कोप है, या तो रिस्पेक्ट करें, कोई चैलेंज ना करें, सीट वकेट करें, दूसरा है कि रिव्यू फाइल कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जिस तरह से संशोधन किया गया है उसको लेकर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं, क्योंकि जो संशोधन है वो संसद ने अपने अधिकार क्षेत्र में किया है, अधिकारों के मुताबिक किया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगला साल चुनावी साल है, देश में लोकसभा चुनाव होने हैं, और अभी इस तरह का फैसला आने के बाद सरकार ने अभी तक आधिकारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने और विपक्षी पार्टियों ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उन्होंने ये कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य कदम है। और अब आगे कोई आश्चर्य नहीं कि संसद ने जो संशोधन किया है इस तरह के नियुक्ति और एक्सटेंशन के मामले को लेकर, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ग्रीन सिग्नल दिया है, हरी झंडी दी है, और ये कहा है कि संसद ने अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल के दायरे में रहते हुए वो संशोधन किए हैं, उस पर कोई सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं वो सवाल अपनी जगह हैं, और ऐसे में अगला साल चूंकि चुनावी वर्ष है तो हो सकता है कि चुनाव तक इस फैसले की और इसके बाद होने वाली घटनाओं की गूंज लगातार बनती रहे। ये तो हो गई आज की खबर, लेकिन यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि संजय मिश्र हैं कौन और सरकार को इतने पसंद क्यों हैं। संजय मिश्र 1984 बैच के IRS अधिकारी हैं। उन्हें अक्टूबर 2018 में ईडी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। उसके बाद से अब तक प्रवर्तन निदेशालय का जिम्मा उन्हीं के हवाले है। ईडी के डायरेक्टर बनने से पहले मिश्र दिल्ली में इनकम टैक्स विभाग के चीफ कमिश्नर थे। बताया जाता है कि संजय कुमार मिश्र प्रधानमंत्री कार्यालय में काफ़ी पसंद किए जाते हैं। शायद यही वजह है कि उन्हें ईडी की जिम्मेदारी दी गई और उसके बाद एक के बाद एक एक्सटेंशन। बताया यह भी जाता है कि संजय मिश्र न सिर्फ सत्ता के गलियारों में पसंद किए जाते हैं बल्कि अपने विभाग में भी उनके काम को सराहा गया। संजय मिश्र ने उन लोगों के नामों की लिस्ट जुटाने में अहम भूमिका निभाई जिनके जेनेवा के HSBC बैंक में खाते थे। इस बैंक के खातेधारकों पर आरोप है अघोषित आय छिपाने के लिए विदेशी बैंक में पैसे जमा कराने का। इसके पहले इनकम टैक्स विभाग में रहते हुए मिश्र नेशनल हेराल्ड के उस मामले की जांच भी कर चुके हैं जिसमें ईडी फिलहाल राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा मिश्र NDTV के इनकम टैक्स से जुड़े केस पर भी जांच कर चुके हैं। फिलहाल ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्र की टेबल पर कुछ अहम केस हैं, जिसमें सबसे हाई प्रोफाइल केस नेशनल हेराल्ड वाला है, जिसमें राहुल गांधी से पूछताछ के अलावा सोनिया गांधी को भी समन दिया गया। इसके अलावा INX मीडिया केस है, जिसमें पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री P चिदम्बरम, उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम पर केस है। 3600 करोड़ रुपए का VVIP चॉपर स्कैंडल भी उनकी लिस्ट में है। वहीं जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी उनके पास है। सरकार का तर्क है संजय मिश्र की जगह लेने के लिए अभी कोई दूसरा अफसर तलाश नहीं किया जा सका। सरकार ये तर्क कितना सही दे रही है, ये जानने के लिए हमने बात की ईडी में डिप्टी डायरेक्टर रहे सत्येंद्र सिंह से। मेरा इसमें यह विचार है कि अभी तक जैसा हम लोग देखते रहते हैं कि जितनी भी महत्वपूर्ण सरकारी पदों पे नियुक्तियां होती है, चाहे वो केंद्र सरकार में हो चाहे राज्य सरकारों में हो, वह सरकार अपने हिसाब से तय करती है। यहाँ तक कि वरिष्ठ व्यक्ति को दरनिकार करके जूनियर व्यक्ति को भी उस पद पर बैठा दिया जाता है और उनको एक्सटेंशन भी लगातार दिए जाते हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार है कि सरकार का यह तर्क कि कोई अन्य योग्य व्यक्ति इस पद के लिए नहीं मिल रहा है, यह ठीक नहीं है, क्योंकि संस्था जो है व्यक्ति से ऊपर होती है। देखिए, आप तो यूं समझे कि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वह भी बदलते हैं, दूसरे लोग आते हैं। पहले कोई जमाने में कहते थे नेहरू जी चले गए तो पता नहीं देश का क्या होगा, इंदिरा जी चली गई तो कोई मिलेगा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसी तरह संस्था जो है वह बड़ी है, व्यक्ति बड़ा नहीं है। तो मैं इस तर्क से तो जरा भी सहमत नहीं हूं कि कोई अन्य योग्य व्यक्ति अब नहीं मिल रहा है। जिन मामलों की हमने यहाँ चर्चा की वो सारे मामले सिर्फ वित्तीय अनियमितताओं के आरोप से नहीं जुड़े हैं। भारत की मौजूदा राजनीति में अब ईडी एक अनिवार्य सब्जेक्ट है। आप सत्ता में हैं तो आपके पास ये ज्ञान होना चाहिए कि ईडी जैसी एजेंसी से कैसे काम लेना है
ये मान लिया गया है। और अगर विपक्ष में है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कानूनी पेचीदगियों से बचने का चोर रास्ता किधर से निकलता है। और ये बात सिर्फ राष्ट्रीय राजनीति या एक पार्टी को लेकर नहीं कही गई। आप पंजाब पर नजर डालिए, एक के बाद एक कांग्रेसी नेताओं और पूर्व मंत्रियों के नाम विजिलेंस की जांच चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी से पूछताछ हो चुकी है। उनके डिप्टी सीएम रहे ओपी सोनी तो गिरफ्तार भी हो गए। भारत भूषण आशु, साधु सिंह धर्मसोत और कुशलदीप सिंह ढिल्लों के उदाहरण हमारे सामने हैं। सब मामलों में कीवर्ड वही है, वित्तीय अनियमितता, आय से अधिक संपत्ति और एजेंसी का डंडा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भ्रष्टाचार पर चल रहा है। पंजाब में विजिलेंस ब्यूरो और देश में ईडी दोनों को लेकर विपक्ष एक जैसी राय रखता है, जबकि दोनों एजेंसियों का नियंत्रण बिल्कुल अलग अलग तासीर वाली सरकारों के पास है। एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल। विषयांतर हो गया, मुख्य मुद्दे पर आते हैं। पहले जब भी केंद्रीय एजेंसियों की बात होती थी और दुरुपयोग का इल्जाम लगता था तो सबसे ज्यादा जिक्र आता था सीबीआई का, इनकम टैक्स का भी नाम आता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में माहौल बदला है। अब ईडी आगे आ गया है, बाकी दोनों एजेंसियां पीछे चली गई हैं। क्यों हुआ ऐसा, इसे समझने के लिए चलना होगा थोड़ा सा पीछे। ईडी की कहानी शुरू होती है 1956 से, जब फॉरेन एक्सचेंज में हो रहे लेन देन की जांच की जरूरत महसूस हुई। जांच के लिए एक कानून था फेरा, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। फिर तय हुआ कि इसके लिए यूनिट भी होनी चाहिए। अगले साल यानी 1957 में यूनिट बनकर तैयार हुई, जिसका नाम रखा गया इन्फोर्समेंट यूनिट। पहले इसका एकमात्र ऑफिस दिल्ली में था, जिसमें केवल एक लीगल सर्विस अधिकारी हुआ करता था। बाद में डायरेक्टर के असिस्टेंट के रूप में एक अधिकारी आरबीआई से लाया गया और फिर बाद में 3 इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अफसर भी आए। और फिर उन तीनों शहरों में भी ब्रांच खुली जहां एक्सचेंज कारोबार होता था, यानी कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता तब के नाम। तीनों जगह स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे। नाम बदल गया, यूनिट की जगह लिखा गया डायरेक्टरेट, यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, शॉर्ट में कहें तो ईडी, जो आज की तारीख में देश की सबसे ताकतवर एजेंसियों में से एक है। समय के साथ बदलाव होते गए। फेरा 1947 की जगह फेरा 1973 आया और फिर 1999 में फेरा 1973 की जगह नया कानून बना, जिसे कहा गया फेमा, FEMA। फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इस कानून का उद्देश्य भारत में विदेशी व्यापार और पेमेंट को सुविधाजनक बनाना, भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देना था। फेमा ने ईडी को और ताकत दी। 2002 में PMLA आया, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। 2002 में ये एक्ट आया। 2004 में सरकार बदल गई, PMLA लागू हुआ 2005 में। तब वित्त मंत्री थे P चिदम्बरम। इसके बाद जब विदेशों में शरण लेने वाले आर्थिक मामलों के अपराधियों की संख्या बढ़ी तो साल 2018 में सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम यानी FEOA पास किया और ये जिम्मेदारी भी ईडी के पास आ गई। ईडी के पास अब तक काफ़ी ताकत आ चुकी थी। ईडी आज की तारीख में खास तौर पर फेमा और PMLA कानूनों के तहत काम करता है। फेमा सिविल लॉ है। इस कानून को क्वासी जुडिशियल पावर यानी अर्ध न्यायिक शक्तियां होती हैं, जो इस कानून को एक्सचेंज कंट्रोल कानूनों के उल्लंघन के मामलों की जांच करने और दोषियों पर पेनल्टी लगाने में सक्षम बनाती है। जबकि PMLA क्रिमिनल लॉ है, जिसके तहत अधिकारियों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों की संपत्तियों की जांच करने, पूछताछ करने, दोषी पाए जाने पर संपत्ति जब्त करने और अपराधियों को गिरफ्तार करने के हक मिले हैं। PMLA के सेक्शन 4 के तहत दंडनीय अपराधों के मामले स्पेशल कोर्ट में सुने जाते हैं। केंद्र सरकार ने एक से ज़्यादा ऐसी कोर्ट बनाई है जिसे PMLA कोर्ट कहा जाता है। खास बात यह है कि PMLA कोर्ट के किसी ऑर्डर के खिलाफ उस न्यायिक क्षेत्र के हाईकोर्ट में ही अपील की जा सकती है। 2009 और 2013 में PMLA कानून में कुछ संशोधन भी हुए थे, जिनसे इसका दायरा बढ़ गया। साथ ही इसने ईडी को CBI से भी ज़्यादा शक्तियाँ दी। टाडा और पोटा जैसे कानूनों के खत्म होने के बाद PMLA भारत का अकेला ऐसा कानून है जिसमें जांच करने वाले ऑफिसर को दिया गया बयान कोर्ट में बतौर सबूत मान्य है। और यहाँ से साफ है PMLA कानून कितना ताकतवर है। ये ईडी को भ्रष्टाचार के आरोपी और पैसों का हेरफेर करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने का हक देती है। घर छापा मारने और प्रॉपर्टी को जब्त करने का भी हक है। यहाँ तक कि करप्शन के आरोपी को तलब करने या उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति की ज़रूरत भी नहीं होती। और यही वजह है कि पहले जिस ईडी का खौफ सिर्फ उद्योगपतियों तक था, वो अपराधियों, गैंगस्टर्स और नेताओं तक फैल गया, खासकर उन नेताओं को जो विपक्ष में हैं। ये अक्सर कहा जाता है कि ईडी समेत अधिकांश सरकारी एजेंसियों का नरेंद्र मोदी सरकार अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही विपक्षी इल्ज़ाम लगाता है। यूपीए की सरकार के दौरान भी इस तरह के इल्ज़ाम लगे थे यूपीए पर। मधु कोड़ा केस, जगन मोहन रेड्डी का मामला हो या फिर बाबा रामदेव पर केस, तब ये उदाहरण दिए जाते थे और कांग्रेस पर आरोप लगता था। अब जब बीजेपी की सरकार है
तो उस पर भी आरोप लग रहे हैं कि बदले की राजनीति हो रही है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ, अलग अलग मामलों में दिल्ली सरकार के 2 मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर कार्रवाई, महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में मंत्री रहे अनिल देशमुख और नवाब मलिक की गिरफ्तारी, संजय राउत की गिरफ्तारी, टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को समन और पूछताछ, बंगाल सरकार में मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी, पिछले महीने तमिलनाडु की स्टालिन सरकार में मंत्री सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी, कुछ ऐसे मामले हैं जो चर्चा में आए तो ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगा। संसद में से लेकर हंगामा भी हो चुका है। विपक्षी दलों की ओर से संयुक्त मार्च कर राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर की जा चुकी है। विपक्षी दल दावा करते हैं बीजेपी ईडी को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है ताकि उनके विरोध में उठने वाली आवाज़ों को दबाया जा सके। विपक्षी ये भी आरोप लगाते हैं कि उनके नेताओं को ईडी का डर दिखाकर बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाया जाता है और जैसे कोई नेता बीजेपी में शामिल होता है जांच बंद हो जाती है। ताज़ा उदाहरण महाराष्ट्र का, जहां कुछ दिन पहले राजनीतिक उथल पुथल हुई, अजित पवार के नेतृत्व में कई बड़े एनसीपी नेता शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हो गए तो शरद पवार गुट की ओर से कहा गया कि सब ईडी के डर से हो रहा है क्योंकि अजित पवार, छगन भुजबल और हसन मुश्रीफ समेत कई बड़े नेताओं के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। राजनीतिक दल ये भी दावा करते हैं कि ईडी खूब सारे मामले तो दर्ज कर लेती लेकिन उसका कन्विक्शन रेट बहुत कम है। पिछले साल 26 जुलाई 2022 को ईडी कार्रवाई से जुड़ा एक डेटा लोकसभा में आया। जेडीयू सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने पूछा कि पिछले 10 साल में प्रवर्तन निदेशालय के अधीन दर्ज मामलों का ब्यौरा क्या है। जवाब में नरेंद्र मोदी सरकार ने बताया, ईडी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के 1180 और विदेशी मुद्रा उल्लंघन यानी फेमा के 5313 मामले दर्ज किए। समूचे 10 साल की बात करें तो 2012-13 से 2021-22 के वित्तीय वर्ष के बीच ईडी ने पीएमएलए के तहत कुल 3985 और फेमा के तहत 24,893 आपराधिक शिकायतें दर्ज की। यह आंकड़ा 31 मार्च 2022 तक का था। संसद में जानकारी मिली कि कानून बनने के बाद से पीएमएलए के तहत कुल 5422 मामले दर्ज हुए, जिसमें से 65.66% मामले पिछले 8 वर्ष में यानी मोदी सरकार के दौरान दर्ज हुए। अगर पूर्ववर्ती यूपीए और मौजूदा एनडीए सरकार की पीएमएलए पर तुलना करें तो आंकड़े दिलचस्प हैं। यूपीए शासन 2004 से 14 और एनडीए के 2014 से 2022 तक 8 साल। यूपीए सरकार में पीएमएलए के तहत 112 रेड हुई। नरेंद्र मोदी सरकार में 3010 रेड ईडी ने कंडक्ट की, यानी कि 2688% ज्यादा। यूपीए सरकार में 5346 करोड़ की कुर्की हुई, जबकि मोदी सरकार में 99,356 करोड़ की कुर्की हुई, यानी कि 1859% ज्यादा। यूपीए सरकार में ईडी ने इस कानून के तहत किसी की भी संपत्ति जब्त नहीं की, जबकि बीजेपी सरकार में 869 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। यूपीए सरकार में कोई भी आरोपी दोषी साबित नहीं हुआ। बीजेपी सरकार में 23 आरोपी अब तक दोषी साबित हुए हैं। पर गौर करने वाली बात यह है कि मुकदमों की संख्या और दोषियों की को जो कन्विक्शन हुआ उसकी संख्या में बड़ा अंतर है। कुल कन्विक्शन रेट 1% भी नहीं है। यहाँ सवाल ईडी की कार्यशैली पर है, तो हमने ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर सत्येंद्र सिंह से पूछा कि एजेंसी का कन्विक्शन रेट इतना कम क्यों है। कि ये डाटा सही है, लेकिन ये डाटा वो है जो केसेस कोर्ट में फाइल कर दिए गए इन्वेस्टिगेशन के बाद, ठीक है। अब ये केसेस जब जो ही कोर्ट में अपना हमारे जुडिशियल सिस्टम में चले गए, उसके बाद उसके ऊपर ईडी का कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जो भी जुडिशियल प्रोसेस है उसका एक्यूज लोग फायदा भी उठाते हैं, डेट्स भी ली जाती हैं और सिस्टम है जज जो हमारे कोर्ट से सबको पता है कि इनके पास कितने केसेस पेंडिंग है। तो ये जो डिले हो रहा है इनके जजमेंट के अंदर, उसमें ईडी का कोई रोल नहीं। मेरा कहना है कि ये जो कुछ भी है ये तो सब हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसका हिस्सा है। अब रही कि सिर्फ 23 मामलों के अंदर 2 सिद्धि हुई है, तो अब आप इसको यूं समझे कि ये जो 23 मामले हैं, एक्चुअली टोटल ये 25 मामलों में से 23 मामलों की बात की जाती है कि भी 25 के प्रोसिक्यूशन केसेस में 23 में ही कन्विक्शन हुआ है। तो अब आप सक्सेस रेट की बात कैसे, मुझे समझ नहीं आया क्यों कहा जा रहा है 25 में से भी 23 केसेस में कन्विक्शन हुआ है, तो सक्सेस रेट 92% है, जो कि यदि हमारी अन्य एजेंसियों को देखा जाए, आप किसी भी एजेंसी को ले लें, एनआईए, सीबीआई और भी एजेंसियां हैं, इतनी ज्यादा सक्सेस रेट किसी एजेंसी की नहीं है जितनी की ईडी की है। तो ये तो कहना गलत है कि ईडी की सक्सेस रेट कम है। अब जो केसेस डिसाइड नहीं हो रहे हैं उसके लिए ईडी जिम्मेदार नहीं है, उसकी जिम्मेदारी हमारे जुडिशियल सिस्टम पर है।
बीते अप्रैल में विपक्षी दलों ने इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। कांग्रेस समेत 14 विपक्षी पार्टियों ने याचिका में कहा था कि मोदी सरकार ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही ताकि विपक्ष की आवाज़ दबाई जा सके। अभिषेक ने याचिका में यह भी बताया कि पिटीशन डालने वाली पार्टियां 42% मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और इससे उन मतदाताओं पर भी असर पड़ता है। याचिका लगाने वाली 14 पार्टियों में कांग्रेस के अलावा टीएमसी, डीएमके, आप, बीआरएस, एनसीपी, जेएमएम, जेडीयू, सीपीआईएम, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट शामिल थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि नेताओं को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी परदीवाला की खंडपीठ ने कहा कि ठोस तथ्यों के अभाव में कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसे में कानून के सिद्धांत निर्धारित करना खतरनाक होगा। बेंच ने यह भी कहा कि राजनेता चाहें तो अपने स्पेसिफिक मामले लेकर कोर्ट आ सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई जनरल इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती है। अदालत ने न्यायिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए संतुलन बनाया कि नेताओं को कानून से खास सुरक्षा नहीं मिलेगी, लेकिन वो कोई जेन्युइन केस लेकर आए तब सुनवाई होगी। तो क्या इस आरोप में वाकई दम नहीं कि ईडी पॉलिटिकल प्रेशर में काम करती है? सुनिए इस पर ईडी के पूर्व अधिकारी का कहना। देखिए कि पहले मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि ये जो ज्यादातर आरोप लग रहे हैं वो पीएमएलए के केसेस को लेकर लग रहे हैं, और पीएमएलए के जो केसेस ईडी रजिस्टर करती है, टेकअप करती है, वो इंडिपेंडेंटली नहीं करती है, क्योंकि जो अदर एजेंसी से जो केसेस रजिस्टर्ड होते हैं वो उसका बेस बनते हैं, और उसमें जो ऑफेंसेज हैं वो पीएमएलए के शेड्यूल में दिए गए हैं। तो इसका मतलब कि दूसरी एजेंसीज ने ज्यादा मुकदमे दर्ज किए, ईडी ने उसी में से केसेस को परस्यू किया है, इन्वेस्टिगेशन किया है। इसके अलावा कई मामलों में अदालतें आदेश दे देती हैं ईडी को कि नहीं, आप इस मामले की जांच कीजिए। और जैसे कि पश्चिम वेस्ट बंगाल का टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम है, तो उसमें विपक्षी पार्टी है, लेकिन ये हाईकोर्ट के आदेश से ही प्रवर्तन निदेशालय उसकी जांच कर रहा है। आपकी बात सही है कि अभी जो मामले हैं उनमें विपक्षी नेताओं का नंबर बहुत ज्यादा है, लेकिन अब इसको किस रूप में कहा जाए? वो तो आरोप लगाएंगे, जिन पे ऊपर जांच हो रही है वो तो आरोप लगाएंगे ही कि एक सिर्फ हमारी जांच हो रही है, दूसरे लोगों की नहीं हो रही। तो ये तो एक जनरल बातचीत हो गई। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो रहा है। हो सकता है एक दो मामलों में ये संभावना व्यक्त की जा सकती है कि भी उनको जल्दी परस्यू किया गया, या दूसरे मामलों को जहां की सत्ता पक्ष के लोग या कुछ लोग जो पहले विपक्ष में थे अब सत्ता पक्ष में आ गए हैं, उनके मामलों की जांच में तेजी नहीं दिखाई जा रही, या उनके मामलों को ईडी नहीं देख रही है। केंद्रीय एजेंसियां स्वायत्त हैं, होनी ही चाहिए। इन एजेंसियों का काम है कि वो अपने अपने केसेस की निष्पक्ष जांच करें ताकि चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम बना रहे। कोई भी व्यक्ति विपक्ष का हो या सत्ता पक्ष का, विधायक, सांसद या मंत्री, न्याय और व्यवस्था के परे न जाने पाए, और ये व्यवस्था केवल किसी सरकार तक सीमित न रहे, सुचारू रूप से चले। पर इसके लिए ज़रूरी है कि ये एजेंसियां स्वायत्त हों। आज का ललन टॉप शो यहीं खत्म होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।